सुप्रभात, स्वागत है आपका श्री सुभाष बोस शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू के ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 12 वाणिज्य अर्थशास्त्रीय कक्षाएं चल रही थी। अपना चैप्टर चल रहा था मांग की लोच। अब पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मांग की लोच क्या होती है, किस प्रकार से उसका क्रियान्वयन होता है, ठीक है, और किस प्रकार से उसको हमें मांग वक्र को डायग्राम पे लेते हैं। मांग की लोच के अलग अलग जो कोटियां थी उनके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करते हैं मांग की लोच के मापन की विधियां, कि मांग की लोच के मापन की कैसे की जाती है, किन विधियों के माध्यम से। बहुत शॉर्ट में और आसान है। पहला है आनुपातिक या प्रतिशत विधि। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हमने क्या देखा था पिछले वीडियोस में, हमने देखा था कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, एक फॉर्मूला सीखा था। यही फॉर्मूले से अगर किसी मांग की लोच मापी जाती है वो क्या कहलाती है, मांग की आनुपातिक या प्रतिशत विधि कहलाती है। जिसमें डेल्टा क्यू क्या था, डेल्टा क्यू का मतलब था नई कीमत नई मात्रा माइनस पुरानी मात्रा, वो डेल्टा क्यू आ गया। और नई कीमत माइनस पुरानी कीमत, ये डेल्टा पी था। और पी है वो क्या था, पुरानी कीमत, और क्यू था पुरानी मात्रा। तो इस तरह से आनुपातिक विधि से हम क्या करेंगे, मांग की कीमत लोच ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी विधि थी ज्यामिति विधि या बिंदु विधि, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि एक मांग वक्र है ए बी, एक डायग्राम पे लिया जाता है, ठीक है। अब इस मांग वक्र ए बी का जो डायग्राम है, इसका एक मध्य बिंदु है पी, मध्य बिंदु पी। इस मध्य बिंदु पर इसके दो टुकड़े कर लिए गए, ये ऊपरी हिस्सा और ये निचला हिस्सा। इस ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से के आधार पर हमने क्या किया, मांग की लोच ज्ञात की गई। मांग की लोच में चित्र ए बी एक सरल रेखी है, मांग फलन है, पी एक मध्य बिंदु है, जो इस मांग वक्र को दो हिस्सों में पी बी, पी और बी ये निचला हिस्सा तथा पी ए ये ऊपरी हिस्सा है। अब इसके आधार पर अपने को क्या करना है, मांग की कीमत लोच निकालनी है। तो पी बिंदु पर अगर हम बात करें तो पी बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी, पी बी निचला हिस्सा पी ए दोनों बराबर है, तो ये आ जाएगा मांग की लोच इकाई के बराबर। उसके बाद एम बिंदु पर, बिंदु एम पर, तो एम बिंदु पर बात करते हैं, एम बी निचला हिस्सा, इसका सीधा सिंपल सा फॉर्मूला था निचला हिस्सा बटा ऊपरी हिस्सा, निचला हिस्सा बटा ऊपरी हिस्सा, ये सीधा सा फॉर्मूला है। तो निचली हिस्सा है एम बी और ऊपरी हिस्सा है एम ए। अब यहां देख रहे हैं कि ऊपरी हिस्सा ज्यादा है और निचली हिस्सा कम है, तो ये कैसी हो जाएगी, इकाई से कम, इकाई से कम मांग की लोच। उसके बाद बिंदु बी, बिंदु बी की बात करें तो ये किस पर आ रहा है, ऊपरी हिस्सा इसका है वो शून्य पर है, ऊपरी हिस्सा निचला हिस्सा क्या है, शून्य पर, ऊपरी हिस्सा पूरा ए बी है, ऊपरी हिस्सा क्या है, पूरा ए बी। तो 0 अपॉन ए बी इज इक्वल टू 0, मांग की इकाई की लोच है वो क्या है, 0 है, शून्य है। उसके बाद बात करते हैं ईडी एन बिंदु पर, ये बिंदु एन, यहां पर बात करते हैं निचला हिस्सा एन बी, एन बी बहुत बड़ा हिस्सा है और ऊपरी हिस्सा एन ए ये छोटा हिस्सा है। तो फॉर्मूला जैसे मैंने बताया, निचला हिस्सा बट्टा ऊपरी हिस्सा, ठीक है। तो ऊपरी हिस्सा छोटा है तो ये हो जाएगी ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा, ठीक है। इसके बाद बिंदु 0 पर ए है तो निचला हिस्सा हो गया ए बी, पूरा ए बी, और ऊपरी हिस्सा हो गया शून्य, ऊपरी हिस्सा क्या हो गया, शून्य। जब हम शून्य का किसी संख्या में भाग लगाते हैं तो क्या होती है, अनंत होती है, इन्फिनिटिव होता है। तो ए बिंदु पर ईडी इज इन्फिनिटिव, ए बिंदु पर मांग की लोच वो क्या है, अनंत है। तो इस तरह से हम एक मांग फलन वक्र पर, एक मांग फलन पर हम अलग अलग बिंदुओं के आधार पर है वो मांग की कीमत लोच है वो निर्धारित करते हैं। और इस कीमत लोच को निर्धारित करने का जो विधि है उसको बोलते हैं ज्यामिति विधि या बिंदु विधि। इस तरह से इसको निकाला जाता है। तीसरी विधि है कुल व्यय विधि, कि कीमतों में विभिन्न परिवर्तन होने से कुल व्यय में कितना परिवर्तन होता है, ये कुल परिवर्तन ही क्या बताता है, कुल विधि बताता है। इस विधि के अनुसार कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल खर्च में परिवर्तन के आधार पर मांग की कीमत लोच मापी जा सकती है। मार्शल के अनुसार, मार्शल ने 3 मांग की लोच बताई है, लोचदार, एकिक मांग और बेलोचदार। मतलब पहली लोचदार, कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन करने से कुल खर्च में वृद्धि हो जाना, कीमत में परिवर्तन होने से या कीमत में कमी होने पर कुल खर्च में वृद्धि हो जाना। एक उदाहरण लिया है मैंने, कोई वस्तु है जिसकी कीमत है पहले 90 रुपए और क्वांटिटी जा रही है उसकी 400, तो कुल व्यय कितना हो जाएगा,
कुल व्यय बराबर 90 गुणा 400, कुल व्यय हो गया 3600 रुपए। अब उसकी कीमत है वो 10 रुपए कम कर दी गई, कीमत होगी 80, कीमत कितनी होगी 80, तो उसकी मात्राएं बिकनी लग गई 550 इकाइयां, कितनी 550, तो उसका कुल खर्च हो गया 44,000 रुपए। कुल खर्च कितना हो गया 44,000। अब यहां देखो कीमत में थोड़ा सा कमी करने पर खर्च है वो बढ़ गया, खर्च है वो क्या हो गया बढ़ गया, तो ये कैसा हो गया लोचदार मांग। ठीक है, उसके बाद एकिक मांग, कीमत में कमी खर्च में कोई परिवर्तन नहीं, कीमत में कमी करने के बाद भी खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए है तो मात्राएं 400 बिक रही है, कुल खर्च हो रहा है 4,000 रुपए, कुल खर्च कितना हो रहा है 4,000। ठीक है, कीमत गिरकर 8 रुपए हो गई और इकाइयां 500 बढ़ गई, 100 इकाइयां बढ़ गई 500 हो गई, तो कुल खर्च कितना हो रहा है 4,000। कीमत में परिवर्तन हुआ लेकिन कुल खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कीमत के कम होने पर मात्राएं बढ़ गई, मांग का नियम लागू हो रहा है, लेकिन कुल खर्च की बात करें तो कुल खर्च क्या है सामान्य चल रहा है, पहले भी 4,000 खर्च हो रहा था, अब भी 4,000 खर्च हो रहा है। बेलोचदार मांग, कीमत में कमी खर्च में भी कमी, कीमत में कमी आती है तो कुल खर्चे में भी कमी आती है, ये होती है बेलोचदार मांग। जैसे पहली कीमत है 10 रुपए तो 100 इकाइयां बिक रही है, खर्च हो रहा है 1,000 रुपए, खर्च कितना हो रहा है 1,000। अब कीमत होगी 8 रुपए, देखो कीमत गिर गई तो इकाइयां कितनी होगी बढ़कर 110, इकाइयां कितनी बढ़ गई 110। हमने ये सिंपल सा अब तक ये चैप्टर में सीखा है कि कीमत गिरेगी तो मांगे जाने वाली मात्राओं में वृद्धि होगी, ये हमने सीखा है और वो सब में हो रहा है। देखो यहां कीमत गिरी मात्राओं में वृद्धि हो गई, यहां कीमत गिरी मात्राओं में वृद्धि हो गई, यहां भी कीमत गिरी और मात्राओं में वृद्धि हो गई। ठीक है, कुल खर्च हो गया 880 रुपए, लेकिन कुल खर्च की बात करें तो यहां कीमत गिरी मात्राएं भी गिरी लेकिन कुल खर्च बढ़ा, यहां कीमत गिरी मात्राएं बढ़ी लेकिन कुल खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सेम ही रहा। ठीक है, यहां कीमत गिरी मात्राएं बढ़ गई लेकिन कुल खर्च है वो क्या हो गया घट गया, कुल खर्च भी क्या हो गया घट गया। तो इस तरह से तीसरी विधि है कुल व्यय विधि, कुल व्यय विधि से भी हम मांग की लोच है वो ज्ञात कर सकते हैं। लोचदार मांग, लोचदार मांग में क्या होगा कीमतों में कमी आने से खर्च बढ़ जाएगा। एकिक मांग की लोच, या ये कह सकते हैं कि इकाई के बराबर की मांग की लोच, इसका मतलब कीमत में कमी होगी कुल खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पहले जितना खर्च हो रहा था उतना ही अब होगा। फिर बेलोचदार मांग, बेलोचदार मांग में कीमत में कमी होगी, कीमत में क्या होगी कमी होगी लेकिन खर्च में भी क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, ये हो जाएगा ईडी लेस देन 1, इकाई से कम, इकाई से कम लोचदार। ठीक है, तो इस तरह से ये तीन विधियां हैं, रिपीट कर देता हूं फटाफट। सबसे पहली विधि थी आनुपातिक प्रतिशत विधि, इस आनुपातिक प्रतिशत विधि के प्रश्न आते हैं पेपर में और आपकी बुक में भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपको करने हैं। आनुपातिक प्रतिशत विधि जो हमने पिछले वीडियोस में सीख ली थी। उसके बाद है ज्यामिति विधि, ज्यामिति विधि में एक मांग फलन लिया जाता है, उस मांग फलन पर अलग अलग बिंदुओं का निर्धारण होता है और इस फॉर्मूले के आधार पर निचला हिस्सा ऊपर लिखा जाता है और ऊपरी हिस्सा नीचे लिखा जाता है, निचला हिस्सा बटा ऊपरी हिस्सा, इस आधार पर मांग की लोच है वो निर्धारित की जाती है। और तीसरी विधि है कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि में क्या किया जाता है, कीमतों में परिवर्तन होने से कुल व्यय में जितना परिवर्तन हो रहा है उस आधार पर मांग की लोच ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने मांग की लोच नापने की विधियां हैं उनके बारे में अध्ययन किया। ठीक है, इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपकी बुक में वो आपको करने हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।